मई 2024 को शहजादी शब्बीर खान को फांसी दी जानी थी अबू धाबी में, लेकिन वहां पर एक प्राकृतिक आपदा आने के कारण उसकी फांसी टल जाती है। उसके बाद फिर से उसकी फांसी की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन शाही परिवार में किसी की मौत हो जाती है और फिर से शहजादी शब्बीर खान की जो फांसी है वो टल जाती है। तो ये शहजादी की कोई खुशनसीबी समझिए या फिर कोई बदनसीबी समझिए। जी हाँ, क्योंकि फिर से उस मामले की हलचल शुरू हो गई है और 20 सितंबर 2024 के बाद शहजादी शब्बीर खान को कभी भी फांसी की सजा दी जा सकती है। फिर ये शहजादी शब्बीर खान है कौन और इसको अबू धाबी की जेल में फांसी की सजा क्यों दी जा रही है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी जरूर रख रहे होंगे। मैं सीमा नाज आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के जिले बांदा मंडोल का एक थाना गोयरामुखी, वहाँ पर एक मासूम बेटी का जन्म होता है जिसका नाम उसके माता पिता बड़े प्यार से शहजादी रखते हैं, क्योंकि किसी भी माता पिता के लिए उसकी बेटी उनके लिए एक शहजादी होती है। लेकिन उस शहजादी के साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रह जाती है और आज वो उसी के कारण फांसी के मुकाम तक पहुंच जाती है। उस मासूम बच्ची शहजादी के साथ होता क्या है, जब वो 8 साल की थी तो उस खूबसूरत बच्ची का चेहरा किसी वजह से जल जाता है, उसके साथ हादसा हो जाता है और वो एक खूबसूरत मासूम बच्ची से एक बदसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है और वहीं से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे समाज में आज भी सीरत से ज़्यादा सूरत को तरजीह दी जाती है और शहजादी धीरे धीरे अपने जले हुए चेहरे के साथ बड़ी होने लगती है और बड़े होते होते वह लोगों के ताने सुन सुनकर जीना भी सीख ही लेती है। और इसमें उसका साथ देती है रोटी बैंक नाम की एक संस्था। शहजादी उस संस्था को ज्वाइन कर लेती है और जो गरीब भूखे परिवार होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, वो उनका पेट भरने का काम करती है, लोगों को जागरूक करती है और इसी में उसकी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से कट रही थी, बसर हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं शहजादी के मन में अपने चेहरे के प्रति कुछ तो कुछ भावना ज़रूर बची हुई थी जो उसने अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग अपना 70% से ज़्यादा का समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उसी तरीके से शहजादी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। बात है ये 2022 की, वो फेसबुक पर और भी इंस्टाग्राम सब तरीके की जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन पर वो जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो संस्था से भी जुड़ी हुई थी, उससे रिलेटेड भी उसको कई सारी पोस्ट वहाँ पर करनी रहती थी। इसी दौरान फेसबुक पर उसकी मुलाकात या फिर कहिए दोस्ती उज़ैर नाम के लड़के से हो जाती है जो आगरा के मंडी का रहने वाला था। शहजादी जो है अपने किताब के जो बंद पड़े हुए पन्ने थे जिन पर धूल जम चुकी थी, उन पन्नों को वो उज़ैर के सामने खोलकर रख देती है और यहीं से उसके उस भयावह सफ़र की शुरुआत हो जाती है। और उज़ैर ने उसकी मजबूरी और उसकी गरीबी को देखते हुए उसकी मदद करने की कोशिश की, कह लीजिए मदद करने की कोशिश की या फिर उसको फंसाने की कोशिश की, यह सब कुछ तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। होता क्या है, उज़ैर को जब वो सारी चीज़ें बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और इस तरीके से मेरा चेहरा जला हुआ है और मैं उस चेहरे को अपने ठीक कराना चाहती हूँ क्योंकि मेरे रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं और मेरी कहीं शादी भी नहीं हो रही है, तो उज़ैर को उस पर तरस आ जाता है या यूँ कहिए कि उसके दिमाग में कोई खुफिया जाल बनना शुरू हो जाता है। उज़ैर उसको कहता है कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूँ, तुम क्या नौकरी कर लोगी? कि हाँ, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नौकरी करनी कहाँ है? शहजादी ऐसा पूछती है। तो उज़ैर उसको कहता है कि मेरे फूफा और फूफी दोनों के दोनों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि अबू धाबी में रहते हैं। वहाँ पर जो मेरी फूफी है वो प्रोफेसर है और मेरे फूफा भी किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पर उनकी अम्मी भी उनके साथ ही रहती है। तुम्हें उनके घर में मैं जॉब दिला सकता हूँ क्योंकि उनको एक होममेड की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो वहाँ पर नौकरी कर सकती हो, काफ़ी पैसा भी कमा सकती हो और अपने इस चेहरे को भी तुम वहाँ पर जाकर ठीक करा सकती हो। शहजादी उसकी बातों में आ जाती है और अपने परिवार को मनाने के लिए निकल पड़ती है और उसके परिवार वाले भी उससे पूछते हैं कि तुम इतनी दूर जाकर कैसे रहोगी, क्या करोगी। आखिरकार शहजादी उनको
मना ही लेती हैं और वहाँ नौकरी दिलाने की एवज़ में जो उज़ैर है वो उससे 3 लाख रुपए की मांग करता है। शहजादी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं और एक सोने की चैन है और मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं, जो भी मैंने अपना 10th या 12th जो भी मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे के सारे मैं तुम्हें गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। जब मैं वहाँ पर पैसे कमाऊँगी तो मैं तुम्हें वो सारे पैसे जो तुम्हारे बचेंगे वो लौटा दूँगी, तुम प्लीज़ मुझे वहाँ भिजवा दो। और उज़ैर उसके वीज़ा की तैयारी शुरू कर देता है, उसका वीज़ा लग जाता है और लड़की खुशी खुशी सपने बुनती हुई वहाँ पर पहुँच जाती। शहजादी को वहाँ पर नाजिया और उसके हस्बैंड का परिवार मिलता है। जैसे कि उज़ैर ने कहा था कि वहाँ पर उनकी अम्मी और नाजिया और उनके हस्बैंड रहते हैं, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ थी। वह वहाँ पर उनकी कामों में, उसके घर के कामों में उनकी मदद करने लगी और ज़िंदगी उसकी ऐसे ही चलनी शुरू हो गई। सब कुछ सही था, लेकिन लगभग कुछ टाइम के बाद जो उज़ैर की फूफी है यानी कि नाजिया, जिनके घर पर शहजादी जाकर रुकी थी, एक बच्चे को जन्म देती है, एक बेटे को जन्म देती है। और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। उसका जो बच्चा होता है वो 4 महीने का हो जाता है। उसके टीके भी लग रहे थे, जैसे कि वो छोटा बच्चा था तो स्टार्टिंग में टीके वगैरह लगते हैं, वैक्सीन लगती है। तो उसी सिलसिले में उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसको टीका लगवाया जाता है। लेकिन टीका लगने के बाद जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रोता है, रोता ही रहता है। उसकी अम्मी जो है नाजिया को कॉल कर कर कहती है, क्योंकि वो एक प्रोफेसर थी, जॉब करती थी, कि बेटा ये बहुत ज़्यादा रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा है। तो उधर से नाजिया कहती है कि आप एक काम कीजिए अम्मी, इसको दूध पिला दीजिए। जब बच्चों को टीका लगता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, शायद बुखार हो गया होगा तो वो उतर जाएगा, आप उसको सुला दीजिए। और वो बच्चे को सुला देती है, उसकी यानी कि नाजिया की अम्मी, बच्चे की नानी और जो शहजादी होती है, दोनों मिलकर बच्चे को सुला देती हैं। बच्चा सो जाता है। उसके बाद नाजिया भी ऑफिस से आ जाती है, अपने कॉलेज से आ जाती है और देखती है कि बच्चा उठा ही नहीं है, काफ़ी देर हो गए, मैं भी आ गई हूँ, बच्चा तो इतना सोता नहीं है, तो आज कैसे इतना सो रहा है। तो जब उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं उठा, इसीलिए वो लोग जल्दबाजी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर पता चलता है कि बच्चे की सांसें थम चुकी है, वो मासूम बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लगभग 36 घंटे हो जाते हैं और बच्चे के कफन दफन की तैयारी शुरू हो जाती है, उसको दफना भी दिया जाता है। इस दौरान ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जाकर हंगामा भी करते हैं। तो हॉस्पिटल वाले उनको कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारी वैक्सीन में कोई दिक्कत थी या हम लोगों की वजह से आपके बच्चे की मौत हुई है, तो आप लोग अपने बच्चे का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। लेकिन शहजादी के जो वो थे मकान मालिक यानी कि जो नाजिया वगैरह थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने बच्चे की मिट्टी ख़राब करना नहीं चाहते, तो हम कोई पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं। और वो लोग वहाँ से चुपचाप आ जाते हैं। उसके बाद बच्चे को दफना दिया जाता है। जो शहजादी होती है वह धीरे धीरे उनको कहने लगती है कि मुझे कहीं बाहर जॉब करनी है, फुल टाइम जॉब करनी है। अब मैं आपके घर के कामों में आपका हाथ नहीं बटा सकती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और मुझे अपनी चेहरे की सर्जरी भी करवानी है। तो जब उसके परिवार वालों को लगा, नाजिया को लगा कि ये तो चली जाएगी, अगर ये चली गई तो मैं तो जॉब पर चली जाती हूँ, तो मेरे बाद मेरे घर का काम कौन करेगा। तो वो उससे थोड़ा सकपका जाती है और घर में लड़ाई झगड़े हंगामे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो शहजादी के पासपोर्ट वगैरह थे, उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे, वो भी उन लोगों के पास ही थे। तो शहजादी भी मजबूर थी, उनकी इजाज़त के बिना वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी और ऐसे ही घर में चलता रहता है। और धीरे धीरे उस पर दबाव डालने के लिए उसको कहना शुरू कर दिया जाता है कि हमारे बच्चे का जो मर्डर है वो तुमने किया है, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे की मौत हुई है, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो, तुम ही इसका कारण हो। और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। शहजादी कहती है कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगी, आपको तो पता ही है, आप लोगों ने हंगामा भी किया है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे उसकी वैक्सीन की वजह से मौत हुई है, तो फिर आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर क्यों डाल रहे हो। इसी तरीके से टाइम कटता रहता है, लड़ाई झगड़ों के बीच लगातार उस पर आरोप लगाए जाते रहते हैं और शहजादी जो है सब कुछ ठीक होने की इंतज़ार में उन चीज़ों को सहती चली जाती है। एक दिन अचानक क्या होता है, जो नाजिया है और उसके जो दूसरे परिवार वाले हैं, वो सब मिलकर शहजादी के कपड़े उसके बदन से उतार देते हैं, उसको जी हाँ नंगा कर दिया जाता है और उस एवज़ में उसको कहा जाता है कि हम तुम्हारी यह वीडियो बना रहे हैं, हम इसको वायरल कर देंगे, तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, बहुत बुरी तरीके से बदनाम हो जाओगी, तुम्हें कहीं पर भी कोई जॉब वॉब नहीं मिलेगी।
तो इस एवज में तुम्हें करना क्या है, तुम इस वीडियो पर ये बोलो कि तुमने ही हमारे मासूम बच्चे को मारा है, नहीं तो तुम्हें पता है फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। और शहजादी उस दबाव में आकर उस वीडियो पर, उस फ़ोन पर यह बात कबूल लेती है कि जी हाँ, मैंने ही आपके बच्चे को गला घोट कर मारा है महराज के कहने पर। महराज भी एक लड़का था जो वहाँ पर शहजादी का हमदर्द था, तो उसको भी उन्होंने फंसाने की कोशिश की है। वैसे जो महराज है वो 6 महीने जेल में उसको पुलिस ने रखा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि उनको लगा कि उसका हाथ उसमें नहीं था। तो इस तरीके से उस शहजादी की वीडियो बना ली जाती है और आप समझ सकते हैं जब कोई इस तरीके से धमकी देता है, इस हालत में कोई कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है। खैर जो शहजादी है वो उनके सामने इस तरीके से ज़बरदस्ती हालत में कहिए या क्यों, ये तो ऊपर वाला ही जाने, बट उससे जो है इस तरह का बयान दिलवा लिया जाता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अब हम तुम्हें इंडिया वापस भेज देंगे, चलो तुम तैयार हो जाओ और हमारे साथ एयरपोर्ट चलो। शहजादी तैयार हो जाती है, उसके वो सब डॉक्यूमेंट भी उठा लेते हैं, वो सोचते हैं कि शायद अब मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन वो लोग उसको एयरपोर्ट छोड़ने की जगह सीधा पुलिस थाने ले जाते हैं और कहते हैं कि इसी ने हमारे बेटे की हत्या की है, मर्डर किया है। और उस टाइम जब ये वाकया है, जब वो उसको पुलिस थाने लेके जाते हैं, लगभग 52-53 दिन का समय बीत चुका था बच्चे की मौत को हुए। वो कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ नहीं था, लेकिन अब हमारे पास प्रूफ है और ये देखिए वीडियो, इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि इसी ने हमारे बच्चे की हत्या की है, तो इसको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। पुलिस जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया, उसके साथ एक लड़का का भी नाम लिया जाता है जिसका नाम महराज था, उसको भी पुलिस जेल में डाल देती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो इसलिए उसको पुलिस जो है वो छोड़ देती है। पहले जो फैसला है वो निचली अदालत से आता है, उसमें भी बेचारी शहजादी को फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद उससे बड़ी अदालत में जाती है, वहां पर भी उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद जो मामला है वो तीसरी अदालत, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, वहां जाती है, वहां से भी उस मासूम बेचारी गरीब को फांसी की सजा सुना दी जाती है। और कहा जा रहा है कि जब बच्चे का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था और जो उसकी वो वीडियो है उसमें भी वो नग्न अवस्था में वो बयान दे रही है, तो आप समझ सकते हैं उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन वो इसलिए फंसी जाती है क्योंकि उसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं थे। जी हाँ, आप समझ सकते हैं, जो वहाँ दिरहम चलती है और वहाँ का जो दिरहम है वो हमारे यहाँ का 23 रुपया वहाँ का 1 दिरहम होता है, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं लगभग एक वकील करने का मतलब होता है लगभग 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा। और वो मासूम लड़की के पास अगर इतना पैसा होता तो वो लड़की वहाँ पर जाती ही क्यों वो दूसरों के घरों में नौकरी करती, उनके बर्तन मांजती, वो तो फिर आराम से अपना यहाँ पर इलाज कराती, यहीं रहती, सब कुछ सही रहता। लेकिन वो गरीब थी, उसके पास कोई पैसे नहीं थे वकील को भरने के लिए, इसलिए उसको जो अदालतें हैं सजा पे सजा सुनाती रही। शहजादी को फांसी तो 2 मई 2024 को ही हो जाती, लेकिन आप सब जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती वहाँ पर बाढ़ आई, तो इस वजह से उसकी फांसी रुक गई। और उसी दौरान वहाँ पर एक शाही परिवार में किसी का जो है इंतकाल हो गया, यानी कि डेथ हो गई, तो इस वजह से भी उसकी फांसी टल गई क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया था। ये सब होते होते फिर से उसकी कहानी सामने आई है, जिसमें अब तय किया गया है कि 20 सितंबर के बाद शहजादी को कभी भी फांसी की सज़ा दी जा सकती है। तो इसीलिए जो शहजादी के माता पिता है, उसके पिता शब्बीर खान और उसकी माँ, वो दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी गुहार लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग जहाँ जो नाजिया का परिवार है, सुना है कि वो आजकल इंडिया में ही हैं, उनके यहाँ पर भी उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की, उसे माफ़ कर दीजिए, उसका कोई गुनाह नहीं है, उसने किसी का यानी कि आपके बच्चे का कत्ल नहीं किया। लेकिन उन्होंने भी उनको साफ इनकार कर दिया कि हम किसी कीमत भी उसको माफ़ नहीं करेंगे। जो यूएई का सुल्तान होता है या फिर उनकी पावर होती है कि वो चाहें तो शहजादी को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे जो पीएम हैं, हमारे जो सीएम हैं, उन लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। अगर वो चाहे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ नेवी के अफसर थे जिनको फांसी दी जानी थी और हमारे यहाँ पर रिक्वेस्ट करने पर उनको छोड़ दिया गया और वापस इंडिया भेज दिया गया। इसराइल का एक व्यक्ति था, उसको भी फांसी होने वाली थी,
लेकिन उसको भी उन्होंने एंड टाइम पर माफ़ कर दिया रमज़ान के महीने में, और उसको भी इजराइल माफ़ करने के बाद वापस भेज दिया गया। तो उम्मीद है अगर भारत सरकार चाहे, लोग चाहें, तो शहज़ादी की जो सज़ा है वो माफ़ हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी सरकार से अपील करना चाहूँगी कि शहज़ादी के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि सिर्फ 15 से 16 दिन का ही टाइम बचा है। आज ऑलरेडी जो है 8 तारीख हो चुकी है, और अब आप देख सकते हैं कितना टाइम, लगभग 11-12 दिन का समय बचा है। कुछ किया जा सकता है तो उस लड़की के लिए ज़रूर करें। अगर वो बेगुनाह है तो उसको फांसी के फंदे से ज़रूर बचाया जाए। और जो यहाँ पर उज़ैर है उनके लिए भी जो है, जिनने वहाँ पर उनको फंसाया, क्योंकि उसके माँ बाप का आरोप है कि उन्होंने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसको ऐसे ऐसे करके वहाँ पर एक नौकरानी बनाने के लिए उसको बेच दिया उन लोगों के हाथों। उन्होंने कीमत वसूली है, हमसे भी पैसे लिए हैं, और वहाँ पर नाजिया का जो परिवार है उनसे भी उन्होंने पैसे लिए हैं। तो इस तरह के जो लड़के हैं, इस तरह का अपराध करते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तो हमारी ये सरकार से अपील है। तो आज के लिए इतना ही। ये दुख भरी कहानी है बेचारी शहज़ादी की, तो आप लोग उसके हक़ में दुआ कीजिए। दुआओं से सब कुछ बदल जाता है, लोगों का मन भी बदल जाता है। तो हो सकता है हमारी किसी की दुआ से उस लड़की की जो ज़िंदगी है वो भी बदल जाए और वो मासूम लड़की फिर से भारत लौट सके। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये जो वीडियो है ये आपके परिवार को जागरूक करने के लिए बनाई जाती है। तो आप इनसे अपना दिल तो दुखता ही है, देखो तब इस तरह की हम चीज़ें सुनते हैं, वाक़या सुनते हैं, क्योंकि एक सच्ची घटना है। लेकिन हमारा कोई उद्देश्य जो है आपका मन दुखाना नहीं है। मेरा जो उद्देश्य रहता है वो सिर्फ ये है कि आप लोग जागरूक हों। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होने से बच सकती हैं अगर हम अवेयर रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।